संस्कृति को बचाने का एक ही उपाय है कि हम भाषा को बोलें और प्रत्येक स्कूल में विद्यालय इसमें इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो उसमें संस्कृत एक कीच से कोठी बनाती थी और धीरे धीरे बढ़ती थी। उसमें जो गेहूं रख दिए जाते थे उसमें घुन नहीं लगता। वो इस प्रकार से वातानुकूलित हुआ है, वातानुकूलित होती थी कि उसमें गेहूं खराब नहीं होता था। एक साल लगातार उसमें गेहूं बड़ी अच्छी तरीके से चलता था। अब आपने कहा कि छोटे बच्चों को नहीं बोलने दिया जा रहा है, ठीक है, मत बोलने दिया जाए। एक सभ्य समाज के लिए वो अपनी भाषा जो खड़ी बोली बोल रहे हैं वो अच्छा है, बुरा नहीं है। सर, जैसे भी आप बता रहे थे आपके संग्रहालय में हल है और चक्की वगैरह है, जब ये सब का प्रयोग करते थे लोग तो अपने आप स्वस्थ रहते थे। कोठी बनाई जाती थी, उसमें माता बहनें एक कीच से कोठी बनाती थी और धीरे धीरे बढ़ती थी। उसमें जो गेहूं रख दिए जाते थे उसमें घुन नहीं लगता था। अच्छा। वो इस प्रकार से वातानुकूलित वातानुकूलित होती थी कि उसमें गेहूं खराब नहीं होता था। एक साल लगातार उसमें गेहूं बड़ी अच्छी तरीके से चलता था। कोठी होती थी, कुठीला होता था जिसमें वो गेहूं भी रखे थे, तो उसके छोटे रूप भी बनते थे, उसमें आटा रखा जाता था। सर, ये सब जब प्रयोग होते थे तब लोग स्वस्थ भी रहते थे। अब आप देखिए, चाकी जो चलाई जाती थी उसमें 2 माताएं बैठती थी और वो प्रातःकाल 4 बजे चला देती थी और चाकी बहुत तेजी से चलती थी। उसके साथ गीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे और पूरे दिन का आटा, 2 दिन का आटा या 1 दिन का आटा वो आराम से, उसके लिए एक चाकी चलाने के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है योरना, चाकी योरती, ये शब्द प्रयोग होता था। अब वो शब्द जा रहा है, बहुत कम लोगों के पास होगा। तो इस तरीके से इससे स्वास्थ्य बहुत लाभ, हर चीज में अब कुआं पे से पानी लेकर के वहां तक आना, ये भी बहुत बड़ा श्रम का एक्सरसाइज हो जाती है। तो ठीक है, इसमें समय की बचत है, शिक्षा का प्रचार प्रसार है, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ संस्कृति को भी साथ लेकर के चलना अति आवश्यक है। अगर हम उसको छोड़ते चले जाएंगे, उसकी उपेक्षा करते चले जाएंगे, तो ये हम अपने ही लिए घातक है, दूसरे के लिए नहीं। अब जब एक जैसी संस्कृति मान लो हो जाती है तो आपका ब्रज क्षेत्र या ये परिसर क्या मायने रखेगा, अलग कैसे कहलाएगा? जैसे कि मैंने कहा क्या खास बात है, फिर वो खास नहीं रहेगा। कृष्ण का नाम लेते रहो, लेकिन कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि जिसको लेकर के आप बच्चों को दे। अरे शब्दावली, आज ये एक उत्साहवर्धक बात ये है कि सभी पूरा भारतवर्ष में जितनी भी लोग भाषाएं हैं, लोक बोलियां हैं, उन बोलियों पर लोग जागरूक हुए हैं और कर रहे हैं। फिल्में आ रही हैं कितनी अच्छी अच्छी, भोजपुरी की, हरियाणवी बहुत अच्छी भाषा बन करके प्रस्तुत हुई है इस समय, आप देखिए। तो इस तरीके से सभी अपनी अपनी भाषाओं पर लेकर के कार्य कर रहे हैं। सर, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया है, हमारे ब्रज में ब्रज भाषा, मतलब जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, बिना पढ़े लिखे भी, लेकिन ब्रज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्रज भाषा बोलने में संकोच करते हैं। मतलब वो मानते कि ये तो गांव वालों की भाषा है, वो बच्चों को भी नहीं सिखाते अपने, ऐसा देखने में आता है। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें क्या है कि ब्रज एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे बाहर से आने वाले लोग अधिक है, चाहे वो भक्ति के संदर्भ में आए यहाँ या जैसे भी आए हो, तो वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को लेकर के यहाँ आए। यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित थे वो इतने विद्वान हुआ करते थे कि उनको लगभग सभी भाषाओं का ज्ञान था, क्योंकि जहां से जो आएगा तीर्थ यात्री वो उससे उसी भाषा में बोले। बंगाली आए तो बंगाली बोले, गुजराती आए तो गुजराती में बोलेंगे, अंग्रेज आ जाए तो अंग्रेजी में बोलने लग जाए। तो ये उन्होंने अपने अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि उदय की, पैदा की। तो ये उपलब्धि से क्या है कि वो एक आदान प्रदान हुआ संस्कृतियों का, लेकिन उस प्रेम की वशीभूत होकर, श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम को वशीभूत होकर के वो यही बस गए।
जैसे रासलीला देख करके बस गए, ऐसे ही वो उनकी भाषा और भागवत श्रीमद् भागवत की प्रचार प्रसार का जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि वो लोग वृंदावन भूमि में बसने के इच्छुक हो गए। जिससे भी संसार में प्रेम किया जाता है वो व्यक्ति उसके समीप जाकर के बस जाना चाहता है, उसके समीप रहना चाहता है। ये समीप रहना से यहाँ की संस्कृति पे वो पूरा का पूरा, यहाँ की भाषा पर वो पूरा का पूरा प्रभाव दिखाई दे रहा है आज भी। अगर वो लोग नहीं आते, केवल ब्रजवासी यहाँ रहे आते, तो भाषा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अच्छा। भाषा वही चलन में रहती है जो व्यवहार में रहती है। व्यवहार में रहने वाली भाषा ही भाषा मानी जाती है, और व्यवहार से बाहर हो गई भाषा तो वो चलन से बाहर। लेकिन फिर भी ब्रजभाषा के लिए लोग आज जागरूक हैं और उस पर बात करते हैं और उस पर लेकर के चर्चाएं करते हैं। उसके व्याकरण को लेकर के भी बात चल रही है। उस पर लेखन आकाशवाणी मथुरा वृंदावन ने और दिल्ली में ब्रजमाधुरी कार्यक्रम आदि के माध्यम से ब्रजभाषा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और बहुत उसको लिया गया। जितना भी काव्य था, श्रेष्ठ काव्य पूरे भारतवर्ष के अंदर, एक समय ऐसा था कि समूचे भारतवर्ष के अंदर ब्रजभाषा की पाठशाला थी। कृष्ण से प्रेम होने का मतलब है कि वो उनकी भाषा से भी प्रेम है, उनकी हर चीज से प्रेम है। वो जो लगाव है, तो वो जैसे सूरदास आदि ने ब्रजभाषा में ही अपना पूरा काव्य दिया है। इसी तरीके से बाहर दूर अंचलों में भी महापुरुषों ने बड़ा बड़ा काव्य लिखा। बंगाल में लिखा गया जिसको ब्रजबुली कहा गया, बंगाल और उड़ीसा में मिलाकर के भी लिखा गया। असम में भी, असम में जो रासलीला होती है वो यहाँ का पूरा प्रभाव है। वो वहाँ के जो महाराज थे माधव देव और भी जो लोग थे वो सब यहाँ आए थे और उन्होंने आकर के इसको बाकायदा सीखा और फिर वहां तक पहुंचे। किस तरीके से ये संस्कृति का पूरे राष्ट्रीय एकता के प्रभाव में इसका बहुत बड़ा योगदान है ब्रज संस्कृति का। और ब्रज संस्कृति के लोगों में जो निष्ठा है, ब्रज के लोगों में जो निष्ठा है कृष्ण के प्रति, वो अटूट है। उसका प्रदर्शन नहीं है, लेकिन वो अपनी भावना को अंदर संजोए हुए हैं और उसका आनंद स्वयं ही लेते रहते हैं। कोई उसको सीखने आवे उनके साथ, तो वो साथ में रहता है तो उसको तो स्वतः ही आ ही जाएगा। सत्संग का यही प्रभाव होता है, बातचीत करने में, देखने में, उठने में, चलने में, बोलने में, हर चीज में, खान पीन में, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं, कैसे आप किससे क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये व्यवहार इतना सरस और इतना आनंदित देने वाला है कि इस भाषा को पुनः पुनः सुनने के लिए लोग बोलते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं बाहर गोवा गया हुआ था, तो वहां पे दो लोग ब्रजभाषा में बातचीत करते हुए जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे था, अकेला था। तो मैं उनकी ब्रजभाषा बोली को सुनते सुनते बहुत दूर चला गया और मुझे जहाँ जाना था वहां तो जाना मैं भूल ही गया और मैं उनको सुनते रहा। तो वो बार बार मुड़ के देखते थे मेरी तरफ और वो ये हमारे पीछे क्यों आ रहा। तो वो अचानक बोले, भाई साहब आप कहाँ? तो मैंने बताई भैया मैं वृंदावन से। और तो फिर वो इतने हो गए कि जैसे कोई हमारे परिवार का व्यक्ति। और फिर मैंने भी जब ब्रजभाषा में उनसे बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि आप जिस भाषा में बोलते हुए आ रहे थे, वो हाथरस के थे, बोलते हुए आ रहे थे, तो उसकी मधुरता में मैं चला। ईमानदारी, बहुत सही बात है। तो अपनी भाषा से सबको लगाव होता है और उसकी प्रगति करने के लिए वो बारंबार प्रयासरत रहता है। अब आपने कहा कि छोटे बच्चों को नहीं बोलने दिया जा रहा है, ठीक है, मत बोलने दिए जाए। एक सभ्य समाज के लिए वो अपनी भाषा जो कुछ खड़ी बोली बोल रहे हैं वो अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन ये जो अपनी भाषा है इसका प्रयोग भी बराबर चलता रहना चाहिए, आनी चाहिए कम से कम, सबसे जरूरी है। प्रयोग भले ही आप केवल घर में करो, आप बाहरी जगहों पर नहीं करो, लेकिन एक आम बोलचाल पे जो घर वालों के साथ प्रेम भाव की भाषा होनी चाहिए वो ब्रज भाषा ही होनी चाहिए। जब तक आप अपनी भाषा में नहीं बोलोगे तो उतना आपका भाव निकलेंगे ही नहीं, बात को आप स्पष्ट नहीं कह पाए। ये है।
सर एक चीज और है, जैसे ब्रज भाषा की ही बात करें तो मुझे याद आया, मतलब हमारे यहाँ बहुधा गालियों का प्रयोग होता है, कई बार हाँ लोग बोल रहे हैं और कहते हैं कि अरे ये तो हमारे प्रेम की भाषा है, तो वो वास्तव में प्रेम की भाषा है या वो विकृत रूप है ब्रज भाषा का? देखिए ऐसा है, अपवाद तो सभी जगह होती है, ये भी वही द्वापर युग से कृष्ण युग से ही चली आ रही, क्योंकि वो जो सखा भाव था, भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखा थे, और वो सखा में ऐसा अंतर नहीं था कि तुम बड़े हो या मैं छोटा हूं, वो बड़ा है या ये है वो है उसका ये, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल समान भाव। छोटा सा जो सखा है वो भी श्री कृष्ण को सारे बोलता था, सारे तू कहा जाए, मैं इतनी देर तेरे पैरों देख रहा हूँ, तू अब लो ना आया भिखरिकार हो, तो वो एक सारे इस प्रकार की जो भाषा है ये उसमें जुड़ी चली गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो वो उसमें और अंतर आने लगा, और उसमें विविध प्रकार की गालियों का उपयोग होने लगा, और वो उसमें ये भी है कि वो अपने आप को भी गाली देता है। ऐसा नहीं है कि गुस्से में लड़ाई में देते हैं गालियां, वो आम बोलचाल में प्यार में बोल रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, ऐसा होता है। तो नहीं, वो उसको पता ही नहीं है कि मैं गाली दे रहा हूं, उसको ऐसा भाव नहीं है उसके अंदर कि मैं गाली दे रहा हूं, वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर से निकल रही है, वो अपने आप को भी बोल रहा है, अपने आप को भी गाली दे रहा है, अपने आप को छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो तो उसको वो लग नहीं रहा गाली तो बोल रहा सबको है। दे रहा है। तो ये गाली की परंपरा, गाली कहना चाहिए कि या और निकटतम की भाषा है, गाली का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता है, वो बहुत ज्यादा घनिष्ठता होती है, उनके साथ वहां वो जो बचपन में जो व्यवहार हुआ है उसी व्यवहार की पुनरावृत्ति करना चाहता है। बाल्यावस्था में जो व्यवहार परस्पर बच्चों में रहता है और फिर वो एकदम युवा होने के बाद कहीं मिल रहे हैं, तो उनके अंदर वही बचपन की बात याद आकर के वो उसी स्तर से बात करना प्रारंभ कर, किसी बाहर वाले से ऐसे बात नहीं की जा सकती, अपने सबसे जो घनिष्ठ होंगे हमारे उनके साथ उसी के साथ में उसका प्रयोग हो सकता है। ये सामान्य बात नहीं है, ये प्रियतर उसके लिए वो उसका प्रयोग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ। आज की जो स्थिति है वो दूसरी प्रकार की स्थिति है कि हम जितनी भी बात करते हैं वो बात बहुत सद के, बहुत सावधानी से जी, तो उसमें कहीं प्रेम नहीं है। जहां हम सावधानी बरत रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बोल ना दे कि बुरा लग जाए सामने वाले, तो वहां तो एक मर्यादा है, आपको उस मर्यादा के अंतर्गत ही बात करनी पड़ेगी, और इससे ज्यादा कर दी तो गड़बड़ हो सकता है। तो वो कोई प्रेम नहीं है, उसको प्रेम की कसौटी पर कहीं नहीं रखा जा सकता। वो जो है गाली दे देना या कुछ भी बोल देना, पटांग भी बोल जाओ, कुछ भी कर जाओ, तो उसमें जो माधुर्य है वो माधुर्य अनुपम है, वो सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके लिए एक साधना करनी पड़ती है, और जब माटी में जो खेले कूदे हो वो वही कर सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा करेगा तो गड़बड़ा जाए। इस माटी का बहुत बड़ा प्रभाव ऐसा है सर, हमारे घर में भी के कण कण में भक्ति भरी पड़ी। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ, अपने कोई पूछे मुझसे कि कोई बात बताओ, तो मैं यही कहता हूँ कि इस संसार में एकमात्र भक्ति है, और भक्ति के अतिरिक्त इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है। कछु बोलते रहो, कितनी भी ग्रंथ आप लिख दीजिए और लिखते चले जाओ, आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात है। तो कबीरदास ने कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़ाई से पंडित हो, तो उस ढाई आकर से जो आखिर आज तक तो भाई ना न कभी होंगे, मूल विषय तो वही है, और उसको आप जो है आत्मसात करके अपने जीवन में व्यवहार में ले आओ, इतनी सी बात। आप जितना प्रेम दोगे उतना आपको प्रेम मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं, कुछ प्रेम तो ऐसा है जैसे कि आप कुआं में बोलो और कुआं की आवाज आई, ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अंतरंग तरंग है, और इससे जुड़ना ही कृष्ण से जुड़ना है, क्योंकि और इससे अलग होना है, उससे अलग होना। सबके अंदर कृष्ण बैठा हुआ है, प्रत्येक प्राणी जीव मात्र के अंदर जो आत्मा का तत्व बताया जाता है वही, और उसके अलावा कुछ है ही, और उसको जानने के लिए संस्कृति को जानना अनिवार्य है।
अब रसखान जैसा महापुरुष यहाँ आया, किसी तरीके से भी आया, कुछ भी करके आया, वो लिख रहा है तेरे कहे सब स्वांग रचौगी। जाको मतलब का भयो, जाको मतलब जो भयो, तुम जो कहोगे वही मुझे मुझे कुछ नहीं करना। तो प्रेम में यही बात है, दूसरी बात नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रेम किया, कृष्ण से कुछ नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, बस वो प्रेम में तुम वो कछु कंठी पहरा दो, कछु माला पहरा दो, कछु कछु कर दो। उसने कभी अगरबत्ती जलाई हो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, न कही आज तक ना कही किसी ने कि रसखान ने जाए कि मत दियो जोड़ दियो जमुना जी पे जाए, ऐसा कहीं नहीं है। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका भाव इतना गहरा और प्रगाढ़ था कि वो सारी बातें बेसिक प्राइमरी की बातें लगती हैं, और उसकी बात जो लगती है वो शास्त्र से परे चला। उसने उस तत्व को जिया। वो कोई पढ़ ले किताब ने खत्म भई बात, वो कहूं मौको परे मां कह दे तो जाते कोई लेना देना थोड़े ही। उसने तो उस तत्व को जिया, और जितने भी महापुरुष यहाँ पे आए उन्होंने सबने उस तत्व को जिया। सबसे पहले आके क्या काम किया मालूम है आपको? ये काम किया कि वो ब्रज में आकर के कोपीन धारण करके और इस ब्रज में रज में लोटपोट होते रहे। कुछ नहीं किया, केवल रज में, उनके रोम कूपों में वो रज इस तरीके से समा गई कि भक्ति स्वतः स्फूर्त होने लगी। वागद गदा द्रव्ति, वो जो है गाने लगे, रोने लगे, नाचने लगे और कुछ भी बोलने लगे उससे। तो ये जो तत्व है, ये यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की रज का, यहाँ के आकाश मंडल का, ये पृथ्वी तत्व जो है, ये सारे तत्व जो है जाकर के जब व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं तो ब्रज संस्कृति का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाता है। और जिसके अंदर प्रादुर्भाव नहीं होगा, ब्रज संस्कृति प्रस्फुटित नहीं होगी, वो यहाँ से चला जाए, उसका मन नहीं लगता। तो यही बस, ये आज उनकी समाधि भी बनी हुई है महावन में, रसखान जी। जी सर मुझे ये पूछना था, रसखान जी की समाधि है, उसके साथ साथ एक चांद बीबी की समाधि भी है वहाँ। चांद बीबी, ताज बीबी, हाँ ताज बीबी कौन थी? उनके बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ये महापुरुषों के बारे में बात ज्यादातर ये है कि ये सब विवादित, कोई कछु कहेगा, कोई कछु कहेगा, कछु कोई गया, लेकिन कहीं कहीं कहानी किसी न किसी स्थल पर आकर के तो ठहरना ही पड़ता है। किसी न किसी को तो प्रमाण मानना ही पड़ेगा कि चलो भाई। ऐसा मैंने सुना है, समझा है कि मावन में एक परगना अधिकारी रहा करते थे, उनका नाम था अली खान पठान। उनकी ये बेटी थी। वो अली खान जो थे वो विठल नाथ जी के शिष्य थे, बल्लभाचार्य जी के कनिष्ठ पुत्र विठल नाथ जी के वो शिष्य थे। और रसखान भी उनका ही शिष्य था। और बाद में चल करके ताज भी, वो उनके जो अपने पिता के कार्यकलापों को देख करके ताज के कोमल हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव से इतनी प्रभावित हुई वो कि वो श्री कृष्ण का ही चिंतन करने लगे। श्री कृष्ण के चिंतन में वो आनंदित विभोर हो गई। और विभोर होते होते उसी कालखंड में एक पिता का जो कर्तव्य होता है कि विवाह करना कन्या का, जब तक वो कन्या का विवाह नहीं कर पाता है तो उसको कहीं न कहीं चिंता जैसी बात बनी रहती है, चाहे किसी भी रूप में करे, जैसा जो होता है। अली खान पठान ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। अकबर से कर दिया तो अकबर ने जो है उसको बहुत सम्मान के साथ रखा और उसके लिए एक महल बनवाया और उसमें वो रहने लगी। उसमें उसने एक मंदिर भी बना लिया छोटा सा, बल्लभाचार्य जी की तस्वीर लगा ली, विठल नाथ जी की तस्वीर लगा ली, और उस मंदिर में वो नियमित सेवा पूजा करती थी। इससे अकबर को कोई वो नहीं था, शिकायत नहीं। तो वो गए, माने कि मेरा मन नहीं लगता। विठल नाथ जी ने एक जो है ताबीज बना करके उनको दे, माने कि तुम अपनी पति की सेवा करवा दिया, वो मान रहे थे। और उस जगह पे रहते 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 अकबर ने कहा कि ये इसने ताबीज क्यों दे दिया है। बुल मंगवाया ताबीज, तो खोल के देखा तो उसमें ये लिख रहा था कि अपने पति की सेवा करिए, इससे ही आपका कल्याण निहित है। ये एकमात्र तरीका है किसी भी नारी के लिए कि वो पति परायणा होकर के अपने जीवन को निर्वाह करे, इसी में शांति मिलेगी
और इसी से जीवन चलेगा क्रमबद्ध रूप से। तो ये इस पे अकबर के हृदय पर जो इसका प्रभाव पड़ा उस तावीज को पढ़ करके, तो वो भी एक तरीके का उनके प्रति समर्पित भाव में आ गया। अब बताते हैं, संक्षिप्त में बात ये है कि वो जो है हज के लिए जाते, तो हज के लिए जाने तैयार हो, हज के लिए गई। तो यहाँ पे जतीपुरा में श्रीनाथ जी का मंदिर था उस समय, आजकल नाथ द्वारा। अच्छा। तो वहां पर वो जो घंटे घड़ियाल बज रहे थे, तो ये कहाँ है, ये काय की घंटे घड़ियाल, ऐसे मंदिर है। तो उन्होंने वो जो है, यानी कि नहीं पहले मैं यहाँ, वो वहां गई तो उनको रोका गया विधर्मियों को मंदिर में जाने से पहले, और वहां पे जाकर के उन्होंने बातचीत हुई, फिर जानकारी हुई, आदि आदि हुआ। तो विठलनाथ जी ने उनको ब्रह्म संबंध कराया, ब्रह्म संबंध करा करके उन्होंने प्रवेश कराया। तो उन्होंने वहां पर ये एक बहुत अच्छा छंद है, उस छंद को उन्होंने गाया, हो तो मुगलानी हिंदुआनी रहूंगी मैं वह रहूं, इस प्रकार का एक छंद उन्होंने गाया है। तो फिर ये क्रम चलता रहा, फिर वो जतीपुरा में बसने, आज भी जतीपुरा में एक ताज चबूतरा है, उन्हीं के नाम पर है, और वो वहां रहने लगे। बताते हैं कि वो जो है अपने अंतिम समय में बहुत वृद्ध हो गई जब, तो उनसे चला फिरा नहीं जाता था, तो वो अपने साथियों की सहायता से, होली का दिन था, उस समय धमार गाया जा रहा था मंदिर, और वो भी गायन में बड़ी रुचि रखती थी। और वो जो है वहां गई, उन्होंने वो गिर गई, फिर भी मतलब जाने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी गई और जाकर के उन्होंने धमार की कुछ पंक्तियां गाई। तो उन पंक्तियों को गाते गाते उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये जनश्रुति है कि श्रीनाथ जी ने स्वयं उस धमार को पूरा किया था। अच्छा। और उसमें अकबर भी आया। तो ये जो भूमि है जहाँ बना हुआ है, ये स्थल विठलनाथ जी ने अपने जो भक्त थे, जितने भी मुस्लिम भक्त थे, वो जैसे जैसे पधारते थे तो उनको वहीं पर स्थापित, मतलब एक समाधि जैसी स्थिति में, जैसे उनकी यहाँ परंपरा थी, उसके अनुसार उनको वहां पर संस्कारित किया जाता था। तो ताज और संस्थान की समाधियां समीप ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आज वो स्थल बहुत आज उसको संरक्षित कर लिया है और बहुत अच्छा बहुत बना सुंदर, पर्यटकों के लिए बहुत ही लुभावनी स्थल बन गया है। और वहां पे अभी साझी उत्सव मनाया गया था उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा, जिसमें जो है कई प्रकार की साझियां, रंगोली और कैनवास पर साझी आदि आदि, और उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, 5 दिवसीय कार्यक्रम था, बहुत मोहक था, बहुत सारे पर्यटक वहां आते रहते थे। सर, अब मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले मतलब ये चाहूंगी कि आप ये बताएं कि एक तरह से हमारी ब्रज की जो संस्कृति है उसको हम संरक्षित कैसे रखें और नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि नई पीढ़ी जो है, जो छोटे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। तो इस प्रेम भाव वाला जो तत्व है वो उन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और कैसे संस्कृति को बचाया जा सकता है? संस्कृति को बचाने का एक ही उपाय है कि हम भाषा को बोलें, और प्रत्येक स्कूल में, विद्यालय में, इसमें इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो, उसमें संस्कृत ब्रजभाषा बोलने की अनिवार्यता है। भाई जैसे हम उद्घोषणाएं करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, वो सब ब्रजभाषा में हो, यहाँ पे ब्रजभाषा में हो, ब्रजभाषा की बातचीतें हो, कुछ लघु चलचित्र बने ब्रजभाषा में, जो एक अच्छी ब्रजभाषा, शास्त्रीय ब्रजभाषा जो है। 2 प्रकार की भाषाएं, उपबोलियां भी होती है, एक ग्राम्य अंचल में बोलने वाली होती है, और एक अभिजात्य वर्ग में जो बोली जाती है, उस ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाए। और उस ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार से किया जाए कि वो अबोध बालक भी उस भाषा को ग्रहण कर सके, उसको जटिल न बनाया जाए, उसमें विद्वता का रूपक न बनाया जाए, उसको सरलतम भाषा में लिखे। बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है, उस साहित्य को पढ़ाया जाए बच्चों को, और छोटे छोटे रूप में
मतलब आजकल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा आया हुआ है कि लोक भाषाओं को भी वरीयता दी जाए और उसमें साहित्य लिखा जाए, साहित्य पढ़ाया जाए। अगर हाई स्कूल तक भी ये भाषा, साहित्य और ये कलाएं बच्चे को दी जाएं और उनको इस प्रकार का प्रत्येक विद्यालय में ये अनिवार्यता हो कि वहाँ की आंचलिक बोली को और वहाँ की कलाओं को देखा जाए, समझा जाए, पुस्तकें दी जाए उनको, ये सब छोटे छोटे रूप में बना करके दिए जाए, उसके रेखा चित्र बना दिए जाए। तो जब उनके सामने जाएगा तो वो क्यों नहीं देखेंगे? उनको लिए बनाए थोड़े ही है। जब हम उनके सामने परोसेंगे ही नहीं कि इसको इमरती कहते हैं, इसको जलेबी कहते हैं, इसको बालूशाही कहते हैं, तो वो जानेगा कैसे कि ये बालूशाही है, कि इमरती है, कि ये क्या है? ये नाम ही तो है तो मूल रूप से मिठाई। तो उन नामों को जानने के लिए उनके समक्ष तो प्रस्तुत करिए। आप समक्ष प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं, आप जो समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसको वो जान रहा है, उसकी कोई गलती नहीं। बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है, हम उन तक पहुंचा नहीं रहे, क्योंकि हम तक पहुंचा नहीं रहे। उन चीजों को दें। ऐसे जो एनजीओ जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं चारों तरफ, इनमें से कुछ लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए और इसमें अपने साहित्य को देना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बना करके उनको दो, इसको जो है खड़ी बोली में बदलो, अथवा खड़ी बोली के वाक्य को ब्रजभाषा में बदलो। इस प्रकार का रूप उनके सामने जाना चाहिए और उनके मतलब डोर टू डोर इस बात की जागरूकता करनी पड़ेगी। इसके लिए भी कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर कोई समय देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये प्रश्न हमेशा के लिए खो जाएगा, फिर कोई इस प्रश्न को भी नहीं करेगा। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को जब आप बताओगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं, उनके समझ उस चीज को नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? भाई इतना बड़ा कॉलेज चल रहा है, इतना बड़ा सारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एक पीरियड इस प्रकार का नहीं दे सकते आप कि भाई आंचलिक भाषा सिखाई जाएगी, बोलिए, इसमें पढ़िए, इसमें सुनिए, इसमें उच्चारण शुद्ध कराया जाए। एम कर जाते हैं लोग अशुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक, हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक। तो मेरा कहने का मतलब ये गलतियां कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती, उनको सुधार ना होना बड़ी गलती है, उसको बताना ये सबसे बड़ी चीज होती है। अक्सर ऐसा होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो ज्यादातर ऐसे दिख रहे हैं, मेरी दीदी वगैरह के बच्चे खुद हैं कि उनकी हिंदी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, हिंदी में छोटी छोटी चीजें गलत लिखते हैं। इंग्लिश अच्छी है लेकिन हिंदी अच्छी नहीं है क्योंकि उस पर ज्यादा बल नहीं दिया जा रहा है। ये है सबसे बड़ी बात। तो जब हिंदी का ये हालत है, ब्रज भाषा का क्या ही होगा, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे आकाशवाणी का एक रूपक और है, तो वहां से जो समाचार वगैरह प्रसारित हो वो ब्रजभाषा में होनी चाहिए, तो गांव का आदमी भी सीधी सीधी भाषा में उसको समझ लेगा कि हाँ भाई क्या कह रहे हैं। तो ऐसे आकाशवाणी के स्टेशन वैसे बनने चाहिए, केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी भी क्षेत्र में इस तरीके का कार्य होना चाहिए कि लोगों को इसको जो है मोबाइल को भी ब्रजभाषा के एक उस चैनल से जोड़ देना चाहिए कि जो ब्रजभाषा सीखना चाहे ब्रजभाषा सीखिए, इसके साथ साथ वो समाचार ब्रजभाषा में सुनिए। ये होना चाहिए। इस प्रकार का मतलब ये कार्य हो, फिल्में बननी चाहिए। यहाँ पे इतने संत हुए हैं, प्रत्येक मंदिर एक कहानी लेके है, उस कहानी तक पहुंचने का बहुत श्रमसाध्य कार्य है, सब नहीं पहुंच सकते, उसके लिए उसका अलग से अध्ययन होना चाहिए। बिना अध्ययन के प्रश्न नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। प्रश्न तो जब भी करोगे जब तो उसका अध्ययन पता होगा, नहीं तो प्रश्न आएगा ही नहीं आपके दिमाग। प्रश्न आने के लिए भी आपके अंदर शक्ति की आवश्यकता है। या तो दो प्रश्न या तो फिर तब आएगा जब आपको सब कुछ पता होगा, कुछ नहीं पता होगा तो प्रश्न नहीं आएगा, और सब कुछ पता होगा अगर कोई जरूरत ही नहीं तो शायद प्रश्न ना आए, ऐसा हो भी सकता है। नहीं, जिसको किसी भी वस्तु का चीज का ज्ञान है उससे अगर प्रश्न किया जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसका उत्तर आराम से दे पाएगा। अब ज्ञान नहीं है तो विषय खत्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में पुस्तकें प्रकाशित हों ब्रजभाषा की, ब्रजभाषा की काव्य रचना करने वाले अध्यापकों की ड्यूटियां हो कि भाई आप जो है इनको कविता बनाने की कला सिखाइए, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। वो कैसे? मात्रा जानने से नहीं होगा। मात्राएं सेट कर दूं कि इसमें 16 16 16 8 8 8 8 8 8 8 छंद वगैरह, ये छंद बन गया, कवित्व हो गया।
तो ये कह देने से नहीं होगा, उसके अंदर भाव भी तो बैठाना पड़ेगा। जब तक भाव आप नहीं बैठाएंगे तो क्या कवित्व बना, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो उसका जो काफिया वगैरह निकल के आएगा तो उससे आपको एक, और ये जो है कलाएं जितनी भी है, कलाएं भाषाएं जितनी भी हैं, वो गले से लेकर के मूलाधार तक, पूर्णिमा से और प्रतिपदा तक का जो चंद्रमा होता है ना, उस प्रकार से सारी वस्तुएं वहां उपलब्ध है पहले से। केवल आपको ये करना है कि उनको पहुंचाना है वहां तक, जागृत करना है। ब्रजभाषा कोई वैसी थोड़ी बोलेंगे, संस्कृत कोई वैसी बोलेंगे क्या? अब संस्कृत चलन से बाहर हो रही है, निरंतर होती चली जा रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। समय का जो परिवर्तन चल रहा है इसमें वो ही रहेगा जो इस चलन में रहेगा। तो इसके लिए इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग कि उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर। चाहे वो इंजीनियर का काम हो अथवा आयुर्वेद का कार्य हो अथवा किसी, आप उसी भाषा का प्रयोग करिए तो भाषा चलेगी। शब्दकोश बनाने से भाषा नहीं चला करती है, शब्द स्वयं प्रयोग करने से शब्दकोश की आवश्यकता कब पड़ती है? जब वो भाषा में न्यूनता आती चली जाती है, भाषा खत्म हो रही है कि भाई अब इसका शब्दकोश बना दो, किसी को आवश्यकता पड़े तो वो शब्दकोश खोलती है। प्रयोग जरूरी है, आगे बढ़ाना, आगे व्यवहार में रहना चाहिए। व्यवहार में जो भाषा नहीं रहेगी वो चलन से बाहर हो जाएगी। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों की समस्या नहीं, हम लोग उस व्यवहार से अलग होते चले जा रहे हैं। आपकी किसी से मित्रता हो बचपन में और जब मिल ही नहीं रहे तो मित्रता तो खत्म हो गई, वो भी भूल गए, आप भी भूल गए। उसके लिए जैसे उसी तरीके से भाषा है, अगर भाषा का उसका प्रयोग नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो निश्चित मानिए फिर आप किसके लिए भाषण दे रहे हो, किसके लिए नहीं दे रहे हो, तो आप ही जान सकते हो। इसके लिए जो ऐसे जगह पर उपस्थित हैं लोग जिनके हाथ में ये अधिकार दिया गया है, उनसे प्रार्थना है कि वो प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए इस भाषा की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। यूं तो आएंगी और आकर के चले जाएंगे, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, लेकिन जो कार्य करेंगी और जो इस कार्य में अपने आप को समर्पित करेंगे, निश्चित रूप से इतिहास कभी उन्हें भुलाएगा। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। आज के पॉडकास्ट मतलब अभी तक क्या काफी अच्छा पॉडकास्ट हुआ, क्योंकि आज हमें ब्रज संस्कृति के बारे में जाना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द ऐसे जानने को मिले आपसे जो नहीं पता थे, पुराने खेलों के बारे में जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और अपना अमूल्य समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। और अगर आप भी इस तरह के पॉडकास्ट में इसी तरह की ज्ञानवर्धक चर्चाओं को आगे भी सुनना चाहते हैं, आज भी हमने बहुत सारी बातें की, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह की पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट से। और अगर चैनल आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।